सूरतिया जियरा में बसी बसी जाए भोला बौरा हो तोरी सूरतिया जियरा में बसी बसी जाए भोला बौरा हो तोरी सूरतिया जियरा में बसी बसी जाए भोला बौरा हो तोरी सूरतिया जियरा में बसी बसी जाए सदियों से मनुष्य विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के साधनों का प्रयोग कर रहा है, जैसे कि कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल इत्यादि। परंतु ऊर्जा के ये सभी साधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। इसलिए भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारे पास ऊर्जा प्राप्ति के लिए इनमें से कोई भी साधन नहीं बचेगा। खाना बनाने के लिए ईंधन की पहले ही से कमी है। ईंधन के रूप में मुख्य रूप से लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु ज्यों-ज्यों जंगलों में से लकड़ी काटी जा रही है, त्यों-त्यों इस ईंधन की कमी बढ़ रही है। ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए महिलाओं एवं बच्चों को अपने घरों से कोसों दूर लकड़ी ढूंढने जाना पड़ता है। कोयले और मिट्टी के तेल की कीमतें अधिक होने के कारण लोग लकड़ी पर ही ज्यादा निर्भर हैं, जिससे हरे भरे जंगल नष्ट हो रहे हैं। हमारे सामने आज ये प्रश्न उठता है कि इस ईंधन की कमी को कैसे दूर किया जाए। इस समस्या का समाधान हमें नवीन तथा फिर से इस्तेमाल हो सकने वाले ऊर्जा स्रोतों के उपयुक्त उपयोग से ही मिल सकता है। The purpose of using renewable energy sources would be to meet some very basic and crying needs of people. The most fundamental of all being the use of various forms of biomass to cook food. Now, cooking energy is the most fundamental energy need of all. हमें फिर से इस्तेमाल किए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों को विकसित करना ही होगा, ताकि हम ईंधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर पाएं और महिलाओं को खाना पकाने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान कर सकें। हमारे गांवों में बायोगैस स्रोतों की कोई कमी नहीं है। गोबर, जो कि उपले बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसी से हम बायोगैस बनाकर अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार महिलाओं का उपले बनाने में समय भी नष्ट नहीं होगा। इन स्रोतों से हम देश के 1/3 लोगों की ईंधन की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट में गोबर के उफान से गैस पैदा होती है, जिसे हम खाना पकाने, रोशनी करने अथवा बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
बायोगैस प्लांट में गोबर तथा पानी बराबर मात्रा में मिलाए जाते हैं। चालीस दिन बाद गैस बननी शुरू हो जाती है, जो डोम के अंदर इकट्ठी होने लगती है। दबाव बढ़ता जाता है। इस दबाव के कारण घोल आउटलेट चैम्बर से बाहर अपने आप निकलने लगता है। इस घोल को सुखाकर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस खाद की उपजाऊ शक्ति गोबर की खाद से कहीं अधिक होती है। इसे शोधित करके पालतू मछलियों की खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। गैस पाइप के द्वारा बायोगैस लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है। एक खास तरीके के गैस बर्नर से इस गैस से खाना बनाया जाता है। अगर घास फूस, खरपतवार या वृक्षों के पत्ते और टहनियां अथवा झाड़ियां काफी मात्रा में उपलब्ध हों, तो उन्हें गोबर के साथ मिलाकर बायोगैस के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटे परिवार के लिए व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट ने काफी हद तक खाना पकाने के ईंधन की समस्या को हल कर दिया है। पहाड़ी इलाके में बायोगैस प्लांट बायोमास पर भी चलाए जा सकते हैं। इसके लिए सूखे पत्ते इत्यादि गैस उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये कहा जा सकता है कि सामुदायिक बायोगैस प्लांट द्वारा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की समस्या का समाधान हो सकता है, परंतु इन प्लांट्स को लगाते समय कुछ संगीन सामाजिक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप ये प्लांट्स फेल हो गए। महिलाओं का ये कहना है कि गैस कम समय के लिए दी जाती है, गैस के दाम भी ज्यादा हैं। सारी चीजें टाइम सिर बना सकते हैं। पहला सब्जी हमने टाइम सिर कर रखी है, जो गैस दे आने पहला ना कुछ भी बनाया फिर नहीं बन सकता।
ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਵਰ ਗਰੁੱਪ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਲੇਜ जाइए ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ सुखबीर सरपंच, एक गिल, प्रेजेंट जो कि एक समाज सेविका हैं, कहती हैं एक पार्टी कहती साडी सुनी कि जाए, सामुदायिक साडी सुनी बायोगैस चलाने में बहुत सी त्रुटियां जाए, हैं, ना सुनी जाए, ਅਤੇ ਇੱਕ जैसे कमेटी बना के इस गांव में गुटबंदी, कानून प्रॉब्लम है टाइमिंग ਦੀ। गैस सप्लाई के समय निर्धारण में मतभेद, इसलिए ਅਸੀਂ देखते हैं सबको साइन करवाने हैं। ग्रामीणों का सामुदायिक प्लांट को अपना न समझना, ये सब समस्याएं आपस में मिल बैठकर हल की जा सकती हैं। मींस भी अगर ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। In the context of biomass utilization for power generation, there's one thing that we should be careful about, and that is the biomass available today, that is agricultural waste and other things, are being used as fuel, probably with less efficiency than desirable or than possible. And if we use this on a large scale for conversion to power, the power will go to relatively the wealthier sections of rural society, and the poor man's fuel, which biomass is today, would be diverted to the rich man's power supply. This is the apprehension I have. हमारे देश में केवल 10% ग्रामीणों के पास ही इतने मवेशी हैं जिससे वो व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु ये सब समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं और बायोगैस हमारे गांव में खाना पकाने का मुख्य साधन बन सकता है। लेकिन अब गांव में बिजली कैसे दी जाए? क्या ये उचित है कि हम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बनाएं जिससे हमारे जंगल नष्ट होते हैं और लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है, या फिर थर्मल पावर स्टेशंस स्थापित करें जो हमारी जमीन को तबाह करते हैं तथा पर्यावरण को दूषित करते हैं? इसीलिए हमें अपना ध्यान सौर ऊर्जा की ओर केंद्रित करना पड़ेगा। सूरज की रोशनी को हम फोटोवोल्टाइक सेल्स के द्वारा बिजली में बदल सकते हैं। जब सूर्य की किरणें सोलर सेल्स पर पड़ती हैं तो इससे इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है जो कि स्टोरेज बैटरीज को चार्ज करता है। इन बैटरीज की ऊर्जा समय पड़ने पर इस्तेमाल की जा सकती है। इस प्रकार फोटोवोल्टाइक सेल्स द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग, पंप तथा ट्रांजिस्टर भी चलाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्य कठिनाई है कि सौर बिजली घर स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी लागत आती है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम पानी गर्म करने के लिए भी कर सकते हैं। सौर जलतापक में आमतौर पर एक काली चपटी प्लेट का धातु संग्राहक होता है जिसके साथ धातु की नालियां लगी होती हैं जो कि सूर्य की सामान्य दिशा के सामने होती हैं। इन पाइप्स में सूरज की तपश से पानी गर्म हो जाता है जो कि इंसुलेटेड टैंकी में इकट्ठा किया जाता है। सौर जल तापक से पानी को 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जा सकता है।
सौर ऊर्जा से वाष्पीकरण द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है, जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। सोलर स्टिल एक बर्तन होता है जिसमें जल होता है। सूर्य की किरणें शीशे की चादर के आर पार गुजरती हैं और जैसे ही पानी को ताप पहुंचता है, उसका वाष्प दबाव बढ़ जाता है और शीशे के अंदर की ओर संघनित हो जाता है। साफ पानी पाइप में आ जाता है, जो कि टैंकी में इकट्ठा किया जाता है। घरों में खाना पकाने के लिए भी आजकल सोलर कुकर मिलते हैं। इस बक्से जैसे बंद कुकर में शीशे तथा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण द्वारा सूर्य की किरणों को खाना बनाने के बर्तनों पर केंद्रित किया जाता है। इसमें दाल, चावल आदि कुछ ही घंटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। परंतु इन कुकरों की अधिक कीमत होने के कारण गरीब लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोलर कुकर की लोकप्रियता तभी बढ़ेगी जब इनकी कीमत और भी कम होगी। कई मंजिलों वाले मकानों में, जिनमें पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं आती, इन कुकरों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। The spectrum is of course very wide at present, and many research items of research have been taken up. But the ones which have matured for use today, I would say, are solar thermal energy, that is solar heat used for cooking or for heating water. That is viable nowadays, particularly for those who buy fuel. They do feel the saving is worthwhile and the investment is worthwhile. But in the case of other technologies, either they are too expensive or they are still not reliable, because energy is something we want on tap, and many of the technologies at present, they depend on the sun or the wind, which is not available on tap. That can we use renewable energy technologies to replace oil, electricity, things like that? To my mind, that's a very simple thing. This is then not the non-commercial sector of the energy sector, but it's the commercial part of the energy sector. And there is basically a matter of competition. If the renewable energy technologies can be so researched upon that they can compete, any industrialist will come forward and say, I am not going to use oil to heat my boilers, I am going to use solar energy. I am not going to use power station electricity, I am going to use it from solar cells. It's basically a question of competition. We need an enormous amount of research and development to bring the cost down. In the interim period, we can do a certain amount of demonstration work to convince people that the feasibility, the technological feasibility is there, and that the economic viability is coming very soon, or in certain cases is already reduced. The government can provide some incentives, etc., etc. पवन चक्कियों द्वारा वायु से पवन ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। वायु से पवन चक्की के ब्लेड्स घूमते हैं, जिससे क्रैंक द्वारा जुड़ा हुआ पिस्टन ऊपर नीचे होता रहता है। इसे जल पंपन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पवन चक्की अनाज पीसने, चारा काटने, थोड़ी मात्रा में बिजली पैदा करने, छिलका उतारने और पीसने तथा सूक्ष्म सिंचाई के काम भी आ सकती है।
परंतु भारत के कुछ भागों में वायु वेग कम होता है, जिससे कि वहां पर स्थित पवन चक्कियों का उपयुक्त उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए पर्याप्त वायु वाले क्षेत्रों में ही पवन चक्कियां स्थापित होनी चाहिए। आजकल एयरो जनरेटर्स, जो कि बिजली पैदा करता है, के डिजाइन में सुधार लाने के लिए काम किया जा रहा है। गैसीफायर, जो कि 80% बायोगैस तथा 20% डीजल प्रयोग करके विद्युत उत्पन्न करता है, इस पर भी सुधार लाने के लिए खोज जारी है। आजकल शहरों के कूड़े करकट को भी बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारी ऊर्जा की समस्या का समाधान कर सकते हैं? इस विषय में हमने गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के सचिव से बात की। Yes, well, we have examples of this already in many villages in India, where we are providing all the energy needs of the village, whether it's for lighting or for pumping or small rural industry, and for cooking, everything from its own sources. That's its own wastes, the biomass which it grows on its own area, and the sun and the wind or the small streams that might be going around it. So this combined system is what we call an Urja Gram, an energy village. And I find it's very exciting that if all these sources are used, the village becomes more or less self-sufficient in energy from its own renewable sources. It is a village which is full of light and joy. It's clean because there is no smoke. It has power for its doing its own things, and all this is within its own control. यदि आम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में समर्थ हो जाएं और इनकी लागत कम हो जाए, तो ये स्रोत ही हमारी ऊर्जा की समस्या का हल है। कम्युनिटी पॉलिटेक्निक ऊर्जा स्रोतों के प्रसार और प्रचार के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इन केंद्रों में तकनीकी कुशलता का गांवों में स्थानांतरण के अंतर्गत गांवों का सर्वेक्षण किया जाता है, जिसके उपरांत उपयुक्त शिल्प विज्ञान का प्रदर्शन किया जाता है। ग्रामीणों को इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके उपरांत शिल्प विज्ञान की स्थापना की जाती है। गैर पारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें केवल गांव की विभिन्न आवश्यकताओं को ही ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि उनकी उपयुक्त तकनीक की जरूरत को भी पूरा करना है। समय आ गया है जबकि लोगों को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संबंध में जानकारी दी जाए, ताकि इन स्रोतों का उपयुक्त उपयोग हो सके, जिससे हमारी ऊर्जा की समस्या दूर हो सके।